हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल कंप्लीट शिक्षा पर स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि हमारे वीडियोस की पूरी जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि हमने यहाँ पर करेंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, उसको एक जगह पर किया है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसलिए आप इस वीडियोज़ को एकदम ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप इस वीडियोस के PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से जा करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से आप PDF इस वीडियोस के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, इलूसी बांध किस देश में है? देखिए, ये बांध अभी न्यूज़ में रहा था, तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और ये आपका स्टैटिक से भी है। तो इसलिए देखिए, यहाँ इलूसी बांध किस देश में है? तो ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है तुर्की, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है इटली। यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। जो इलूसी बांध है वो कहाँ पर है, किस देश में है? तो वो है आपका तुर्की में। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की। अब हम लोग जानते हैं इस इलूसी बांध के बारे में कि ये आखिर न्यूज़ में क्यों रहा। तो देखिए, न्यूज़ में ये इसलिए रहा है क्योंकि यह हसनकिफ शहर में, तुर्की का जो एक हसनकिफ शहर है जो 2000 साल पुराना है। किस टाइम का है? वो मेसोपोटामिया सभ्यता के टाइम का है। और उस टाइम का, जैसे कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो मोहनजोदड़ो था, इस टाइप का वो भी एक प्राचीन सभ्यता का मेसोपोटामिया का एक शहर है, सबसे पुराना शहर है जो कि तुर्की में है। और वो इस बांध को बनाए जाने के कारण जलमग्न होने वाला है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा था और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो शहर ही पूरा ख़त्म हो जाएगा जो कि इतना पुराना शहर है। तो देखिए, यहाँ पर इलूसी बांध जो है तुर्की का चौथा सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है, चौथा बड़ा बांध। और ये क्यों बनाया जा रहा है? तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए बनाया जा रहा है। तो हम जानते हैं तुर्की के बारे में। तो तुर्की का कैपिटल है आपका अंकारा और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? लीरा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को देश के उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को वहीं के उच्च न्यायालय ने क्या किया है? फांसी की सजा सुना दी है। तो वो कौन सा देश है आपका? तो वो है आपका पाकिस्तान। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पाकिस्तान हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति वहाँ के कौन, किसको सुनाया गया है? तो वो है परवेज मुशर्रफ को क्या किया गया है? सुनाया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा। और वो क्यों सुनाया गया है? तो वो वहाँ पर क्या किए थे कि आपातकाल लगाने के लिए संविधान के खिलाफ जाकर, जो आपातकाल 2007 में वो लगाए थे, जिसके कारण उनको राजद्रोही करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी गई है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ये नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है, इसका नाम बदल दिया गया है और किसके नाम पर रखा जाएगा ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। पहला है आपका राज ठाकरे, दूसरा है आपका उद्धव ठाकरे, तीसरा है आपका बाला साहब ठाकरे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहब ठाकरे। बाबा साहब ठाकरे के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे जिसके नाम पर ये इतना बड़ा चीज़ को क्या किया जा रहा है? बदला जा रहा है, नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे को। तो देखिए, ये इनका पूरा नाम था बाल केशव ठाकरे। का पूरा नाम क्या था? बाला केशव ठाकरे। ये कौन थे? ये थे जिन्होंने महाराष्ट्र में एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी दल, जिसका नाम क्या है? शिवसेना, उसके ये गठन किए थे, उसको ये वहाँ पर गठन किए थे। महाराष्ट्र के एक राजनेता थे, एक नेता थे वहाँ के, जिन्होंने शिवसेना का गठन किया था, जिसके कि वर्तमान समय में अभी इसी राष्ट्रवादी दल के अभी CM बने हुए हैं, जिनका नाम क्या है? उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के जो CM हैं। और उन्हीं के जो उद्धव ठाकरे हैं, इनके पिताजी ही थे। ये बाल ठाकरे कौन थे? उद्धव ठाकरे के पिताजी थे। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाला साहब ठाकरे कौन थे। तो देखिए, ये थे बाला साहब, इस तरीके से ऐसे दिखते थे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, किस राज्य ने जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है? प्रश्न आपसे पूछा है कि जल साथी कार्यक्रम जो है
वो किसने शुरू, किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। यहाँ पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है। तो हम जानते हैं कि जल साथी कार्यक्रम शुरू करने का क्या उद्देश्य रहा है। तो इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है कि सभी घरों में, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, जो पीने वाला पानी हो वो सुरक्षित हो और शुद्ध पानी का मुहैया करवाया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 2018 से किया गया था। और हम लोग जान लेते हैं कि उड़ीसा के अब मुख्यमंत्री कौन है। तो आपके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत सरकार ने किस वर्ष तक सभी गाँवों में ब्रॉडबैंड पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। देखिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है और उसका, इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है वो जानते हैं पहले, उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखेंगे अपना। तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का मेन उद्देश्य यही है कि गाँवों तक भी नेट की सुविधा जो है वो मुहैया करवाया जाए अच्छे स्पीड के साथ, और जो डिजिटल कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जा सके और नेट के प्राइस को कम किया जा सके, जिससे कि गांव के लोग भी उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, ले सके और उसका उपयोग कर सकें। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 2020, दूसरा ऑप्शन है 2022 और तीसरा ऑप्शन है 2024 और चौथा ऑप्शन है 2030। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 2022। 2022 तक राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत सभी गाँव में ब्रॉडबैंड पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉडबैंड मिशन का क्या उद्देश्य है मेन। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जो ये मिशन है वो किसके अंतर्गत, किसकी सहायता से शुरू किया जा रहा है। तो वो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से ये उपलब्ध करवाया जाएगा सभी गाँवों में। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अभी कौन है हमारे, तो वो है रविशंकर प्रसाद। और रविशंकर प्रसाद आपका कहाँ के सांसद हैं, तो वो पटना से जीते हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ है आपका, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई। 2+2 वार्ता हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आपका वाशिंगटन डीसी और तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क और चौथा ऑप्शन है आपका हैदराबाद। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 2+2 वार्ता किया गया। तो ये वार्ता किस लिए किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानते हैं, और क्यों भारत अमेरिका के साथ ये वार्ता करता है। तो देखिए 2+2 वार्ता जो है ये दो देशों के दो मंत्रालयों के बीच एक उच्च स्तरीय वार्ता होता है, जिसमें कि दोनों देशों के रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक जो साझेदारी की समीक्षा होती है, साझेदारी के बारे में बात किया जाता है। तो ये देखिए ये इसका दूसरा संस्करण हुआ है, दूसरी बार इसको आयोजित किया गया है कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। और इसको पहली बार 2018 में, सितंबर 2018 में कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया था। यहाँ पर नई दिल्ली में कब किया गया था, सितंबर 2018 में किया गया था नई दिल्ली। तो 2+2 वार्ता के बारे में जान गए। और भारत क्यों करता है अमेरिका के साथ, क्या उससे फ़ायदा है, तो ये इससे दोनों देशों का क्या होता है, रक्षा प्रणाली विकसित होता है, दोनों देशों का सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर बात किया जाता है इसमें। अब देखिए, अब इससे एक प्रश्न अभी हाल ही में न्यूज़ में था, क्या है वो, टाइगर ट्रायम्फ जो युद्धाभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच, तीनों सेनाओं के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो भी आपका वाशिंगटन में ही हुआ था। और भारत अमेरिका के साथ में किया था, तीनों सेनाओं जिसमें भाग लिया था टाइगर ट्रायम्फ में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर ने टेस्ट और वनडे डेब्यू दोनों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये पहले बल्लेबाज बने हुए हैं, पहले बल्लेबाज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि टेस्ट और वनडे दोनों मैचों में उन्होंने क्या किया है, शतक लगाया है, और ऐसा करने वाले वो पहले बन गए हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन उसका सही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका वसीम जाफर, दूसरा ऑप्शन है आबिद अली और तीसरा ऑप्शन है स्टीव स्मिथ और चौथा ऑप्शन है आपका बेन स्टोक्स। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सही आंसर होगा बी, आबिद अली। कौन है आबिद अली, जो है वो कहाँ के बल्लेबाज हैं, तो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अभी डेब्यू किया है और टेस्ट में भी और वनडे में भी उन्होंने क्या किया है, शतक लगाया है। देख लेते हैं आबिद अली कौन है। तो देखिए ये हैं आपके आबिद अली, ये
ये हैं आबिद अली, जिन्होंने क्या किया है, शतक लगाया है वनडे और टेस्ट में डेब्यू के साथ में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? अपशिष्ट पोर्टल, इससे आपको पता ही चल रहा है कि अपशिष्ट क्या होगा, और पोर्टल का मतलब कि उसका एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है जिससे कि उस अपशिष्ट पदार्थों को सही जगह पे पहुंचाया जा सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ की सरकार ने किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने किया है। ठीक है, तो पहला अपशिष्ट पोर्टल जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? तमिलनाडु में, और देश में पहला है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देश में पहली बार ऐसा शुरू किया गया, और किसके द्वारा किया गया है? तो चेन्नई कॉरपोरेशन ने तमिलनाडु में ही पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल जारी किया है, जिसमें क्या होगा कि कोई भी इंसान जो है अपने घर पे यदि कूड़ा कचरा, जैसे लोहे का कूड़ा कचरा है, तो हम लोगों को यदि ऐसे फेंकना होता है तो क्या करते हैं, कचरा के साथ ही फेंक देते हैं, तो उसको अलग करने में परेशानी होती है। जिससे क्या होगा, ये पोर्टल को लॉन्च करने से ये फ़ायदा होगा कि आप अपने घर के जो इस टाइप के जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसको आप इस पोर्टल से क्या करेंगे, बेच सकेंगे, और जहाँ पे उसको जो नगर पालिका है वो खरीद भी सकेगी, और ये काम नगर पालिका को ही दिया गया है। और किसके साथ मिलकर चेन्नई कॉरपोरेशन बोर्ड ने किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से ये पोर्टल को शुरू किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया गया है। तो बताइए आप, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के हमारे जो मंत्री हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो क्या हैं हमारे? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जीएसटी परिषद, जो जीएसटी परिषद है, राज्य संचालित वह निजी लॉटरी के लिए, वह होगा यहाँ पर, वह नहीं वह, जीएसटी परिषद राज्य संचालित व निजी लॉटरी के लिए कितनी जीएसटी दर निर्धारित की है? यहाँ प्रश्न ये पूछा है आपसे कि जो जीएसटी परिषद है वह जो है राज्य में जो चल रहे होते हैं निजी लॉटरी पे कितना परसेंट जीएसटी को निर्धारित कर दिया है कि आपको इतना परसेंट जीएसटी देना होगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, 0%, 5%, 18% या 28%। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28%। जो निजी लॉटरी सब होता है उस पर आपको कितना जीएसटी निर्धारित कर दिया गया है? तो 28%। अब हम लोग जानेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। इसको 122वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? लागू किया गया है। और पहली बार जिस देश में जीएसटी को लागू किया गया है वो देश है कौन सा? फ्रांस। और कब किया गया है? तो 1954 में किया गया है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? केंद्रीय जो वित्त मंत्री होते हैं वो होते हैं। तो बताइए कि इसके अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो वो कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमन, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री वही है, निर्मला सीतारमन है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछता है कि पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? पूर्णकालिक, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमन। तो भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है वो कब किया गया है आपका? तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। लेकिन इसको पारित कब किया गया था? तो लोकसभा और राज्यसभा में 8 अगस्त तक लागू कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इसे कब पारित किया गया पूर्ण रूप से? तो 8 सितंबर को किया गया। और भारत में इसको लागू कब से कर दिया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं? तो तीन टाइप के होते हैं। पहला स्टेट जीएसटी जो होता है, और सेंट्रल जीएसटी, और तीसरा जो होता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। और आपको 5 रूप में जीएसटी लिया जाता है। पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, 18% और 28%। पाँच रूपों में आपको दिया जाता है। किसी पर 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। और जीएसटी जो पंजीकरण संख्या होती है, जैसे किसी दुकान का कोई बड़ा आपका होलसेल दुकान है तो आपको जीएसटी लेना होता है, तो उसमें जो पंजीकरण संख्या होती है उसकी जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कितने डिजिट होते हैं आपके? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में खोजे गए तारों का नाम क्या रखा गया है? देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है जिसके द्वारा एक तारा खोजा गया है उसका नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन है हमारा सर्जा, दूसरा ऑप्शन है सूरज, और तीसरा ऑप्शन है सर्जा, और चौथा ऑप्शन है आपका चेरॉन। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्जा। सर्जा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा कौन सा तारा खोजा गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो सर्जा रखा गया है।
तो हम लोग जान लेते हैं इससे कि इसको कब क्या किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, जिसकी स्थापना कब हुई है आपकी, तो 1919 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में, फ्रांस में ही है। और आपका पेरिस फ्रांस में आपको और भी मुख्यालय हैं, जिसका कि मैंने आपको बताया भी है। तो कौन से हैं, तो वो आपके यूनेस्को के हैं। और कौन से हैं, और OECD के मुख्यालय कहाँ है आपका, वो भी पेरिस फ्रांस में ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे कि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू।